अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, बहुत कुछ नया करने का अज़्म है, बहुत सारी नई ख्वाहिशात हैं, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, नए मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। मौसम जो है वो नई नई करवटें ले रहा है। कराची में शदीद ठंड है। कराची के अलावा कहाँ कहाँ पारा मज़ीद बढ़ चुका है, ये आज हम बताएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे ताकि आपका अच्छा दिन गुजरे। जो पहली अच्छी बात है वो मैं ज़रा बताती चलूँ। गुरूर अपने साथ रुसवाई लेकर आता है, जबकि आजिज़ी और इनकिसारी से हिकमत और दानिश जन्म लेती है। अगर आप अपने हर काम पे गरूर करना शुरू कर देंगे ना कि जी मैंने ये किया और मैंने फ़ला काम किया और मैं ही कर सकता हूँ, तो आप यकीन करें कि आप उस चीज़ को ना एक दिन वो चीज़ आपकी रसवाई का बायस बन सकती है। तो कभी भी कुछ भी करते वक्त, कभी भी कुछ भी कहते वक्त, कभी भी कोई भी काम सर अंजाम देते वक्त वो जो एक मैं होती है ना हमारे अंदर कि मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, उस मैं को निकाल दें। हमेशा दूसरों को सुनने की भी सलाहियत रखें कि दूसरे क्या कह सकते हैं। इन शॉर्ट के अपने अंदर से गुरूर, अपने अंदर से जो है वो ईगो, अपने अंदर से अगर आप ये कहें कि जी मैं तो भाई पता नहीं क्या कोई तुर्रम खान हूँ, वो चीज़ें निकाल दें, ऐसी सोच निकाल दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल कुल पैदा नहीं किया है। और अगर कोई आपको बात समझाता है, अगर कोई आपको कुछ बताता है तो तसल्ली से सुन ले। शायद आपको उसकी बात उस वक्त पे अच्छी ना लगती हो, लेकिन कभी कभी दूसरों की बुरी कही हुई बात भी हमें बहुत बड़ा सबक दे जाती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाते हैं। और हैदराबाद में इतवार 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात तो मुमकिन नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये जो सामने आ रहा है लिखा हुआ, मैं वो आपको बता रही हूँ। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मुरासला इरसाल कर दिया है। आज प्रोग्राम में कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या वजह है भाई, क्यों नहीं हो सकते। पहले भी हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में तारीख पर तारीख दी गई थी, जिस पर जमात इस्लामी बड़ी हमें खफा नजर आई। बिकॉज मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जमात इस्लामी एक वाहिद ऐसी जमात है जो कि इंटरेस्टेड है जी के बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए या एमकेएम का जो मौजूदा इत्तेहाद है वो हो जाए। वो इस चीज़ की बारहा कोशिश कर रहा है कि ये इंतखाबात ना हो। क्या वजह हो सकती है? एक हमने पॉइंट ये उठाया था कि शायद पीपल्स पार्टी जो इंतखाबी हल्के हैं कराची और हैदराबाद के, वहाँ पर अपनी मकबूलियत खो बैठी है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो आज डिटेल में हम बात करेंगे, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, उससे हम पता लगा सकेंगे कि इस वक्त कराची को संभालने वालों का क्या मूड है। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, मौसम के मूड की बात करते हैं। बहुत ठंडा है, मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। नथिया गली, ठिंडियानी, अयूबिया में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। स्वात, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर, मरी, मानसहरा और चित्राल में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कागान में 4 और शुगरान में 8 इंच बर्फ़ पड़ी है, यानी कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लवारी टॉप और लवारी टनल पर 1.5 फीट तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर भी इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है तो ये गलत नहीं होगा। अगेन वही बात है कि जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ राबता सड़कें बंद हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को डीलिंग करने में, लोगों को कारोबार करने में, और स्पेशली वो लोग जो कि विजिटर्स गए होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो क्यों मुश्किल हो जाता है? ज़ाहिर सी बात है कि जब आपकी सड़कें बंद होंगी, जब सिचुएशन ऐसी होगी जब जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो आप किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जब आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप इस तरह की जगहों पर विज़िट के लिए, सैर तफरी के लिए इन वक्तों में मत जाया करें जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो। क्योंकि जब भी मैं लोगों को देखती हूँ कि वो घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर जो मरी में वाक़या हुआ था इन 2021, वो दिल दहला देने वाला था। सॉरी, इन 2022 मैं गलत वो कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा सख्त मौसम है। सख्त मौसम में हमने देखा है कि लंबी लंबी लाइंस लगी हैं। लंबी लंबी लाइंस क्यों लगी हैं? आटे के हुसूल के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पैसे ले लें लेकिन जो है आटा दे दें, लेकिन आटा कहीं मिल नहीं रहा। ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल नहीं है, ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। लाहौर हो जाए, कराची हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, पेशावर हो जाए, कोई
कोयटा हो जाए, हर तरफ लोग जो हैं आटे के हुसूल के लिए मारा मारी भी कर रहे हैं। कल हमने देखा कि एक लंबी लाइन थी, 2 ख़वातीन आपस में जब झगड़ा हुआ तो 2 ख़वातीन की हालत गैर हो गई। अब जाहिर सी बात, हमने पिछले दिनों में रिपोर्ट भी किया कि किस तरह से एक शख्स की डेथ हुई, 6 बच्चों का वो बाप था। इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि एक टाइम था जब कहते थे 2 रोटी आपको देंगे। जब रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी तो कहते थे कि रोटी तो मिल ही जाएगी, रूखी सूखी खा लेंगे। तो वो जो रूखी सूखी रोटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो रूखी सूखी रोटी अभी तक हमें नहीं मिली है। ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख्वाबों को हकीकत में बदलने की। जब बात होती है तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी मेटावर्स ने राहें हमवार कर दी हैं कि आपके जो ख्वाब थे वो अब हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया भर से लोग 3D में तजुर्बा कर सकेंगे। आज प्रोग्राम में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और यकीन करें कि आप क्योंकि मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि अच्छा ये चीज़ हकीकत में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई हकीकत में फिर रहे हैं, वाकई आप उस जगह पर मौजूद हैं, उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए जी, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। इसके अलावा कराची में सजेगा वेलनेस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में क्या होगा, क्या कुछ आवाम के लिए होगा, कब सजेगा, कब से कब तक होगा, किस तरह आप जा सकते हैं, टिकट परचेज करनी है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ आज हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे आपको। इस जो फेस्टिवल का मकसद क्या है, अगर तो ये अगले हफ्ते भी जारी रहा तो मैं भी इंजॉय कर सकूंगी। तो इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हमने शामिल करने हैं, आपसे डिस्कस करने हैं। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ की बात करनी है वो है जी कराची के बल्दियाती इंतखाबात, जिसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आपको याद हो कि MQM कितना प्रेशराइज़ कर रही थी सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को, और इसीलिए MQM के वफ्द ने वज़ीर आज़म से भी इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। कामरान टिसोरी जो थे वो गए थे मुलाकात के लिए, और इसके अलावा जो है बहुत सारी मुलाकातें और भी हैं। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन को कराची के तमाम अजला, हैदराबाद और दादू में इंतखाबात मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। बाकी अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। लेट्स सी कि ये जो कह रहे हैं कि जी सेलेक्टिव अजला में जो है वो इलेक्शन होंगे, सेलेक्टिव अजला में इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये क्या सिचुएशन बन सकती है? ये है आज काबीना ने फैसला किया है कि उसको वापस लिया गया है। MQM के खदशात थे कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन को कोई इशूज़ थे। डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से, कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है पहले नोटिफिकेशन तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, खट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट। 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। GHQ से भी आ गया था माजरत कि वो सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते। 63,000 जो है वो पुलिस के एहलकार जो इस वक्त इलेक्शन में दरकार है। उसके लिए भी बेहतर यही है कि पहले ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें इलेक्शन हो जाए। ना किसी के रोड पे आने की वजह से बात मानी गई है, ना किसी एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर ये बात हुई है। जायज़ बात या कोई भी मुतालबा कहीं से आता है तो डेफिनेटली जो है वो हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज है उनको एड्रेस करना, उनको उस तरह एड्रेस किया। जमात इस्लामी के खदशात जो होंगे, अगर जमात इस्लामी बात करना चाहेगी तो वो भी उस पर हल हो सकते हैं। जी 15 जनवरी कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं। महकमा बल्दिया सिंध ने इलेक्शन कमीशन को मुरासला इरसाल कर दिया है। मुरासले में ये कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत बल्दियाती एक्ट 2013 को वापस ले लिया है। कराची और हैदराबाद में काबीना की ज़ीली कमेटी की मंजूरी के बाद असर 9 हल्का बंदियाँ होंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी न मिलने के सबब खदशात में ये इजाफा हुआ है। जबकि ज़िला दादू में तलका मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह में सैलाबी सूरत हाल है। कई वोटर अब भी अपने घरों को लौट नहीं सके हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जिस सेलेक्टिव कुछ हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शन करवा दिए जाएँ और सेलेक्टिव हल्के जहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाने ड्यू टू सम रीज़न्स। ये वही रीज़न्स हैं जो कि हमने पहले भी देखा था, जिस पर पहले भी बात हुई कि जी आपको सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, आपको लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो सैलाब है उसका पानी मौजूद
मौजूद है, मुकम्मल तौर पर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, इससे थोड़ी सी वोटिंग में मुश्किलात आ सकती हैं। और ये बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि तारीख बदली जाए। 12 तारीख बदलने के बाद 15 जनवरी जो है उसको सेलेक्ट किया गया था, बट अगेन हमने देखा कि उस पर भी थोड़ी सी चहमगोइयाँ हैं, उस पर भी बहस है, उस पर भी इश्यूज़ आ रहे हैं। और इश्यूज़ आने के बाद जो है जो मौजूदा सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का हंगामी इजलास 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। और तर्जुमान MQM पाकिस्तान जो हैं उनके मुताबिक बहादुराबाद मरकज़ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में MQM के मुस्तकबिल में अहम तरीन इक़दामात पर मुशावरत समेत पंजाब और सिंध के सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। MQM राबता कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। चलें जी, ये तो वो थी सूरत हाल जो कि हम बता रहे थे आपको कि आज दोपहर इजलास दोबारा होगा। इसके अलावा कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली हो रही है। मुत्तहदा फिर से मुत्तहिद हो गई है, हम ठोंक कर मैदान में आ गई है। PSP ख़त्म करके मुस्तफ़ा कमाल वापस MQM में जम हो गए हैं, यानी वापस घर को लौट गए हैं। फारूक सत्तार भी पुराने साथियों से मिल गए हैं। धड़ों के इंजमाम के बाद बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक 2 टोक ऐलान भी करती है। जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे, फिर नुमाइंदगी के लिए लड़ेंगे। बल्दियाती उम्मीदवार डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर। आज बड़ा फैसला हो गया, बड़े फैसले हो गए। हमने शुरू से कहा हमारे दरमियान इत्तेहाद में वर्किंग रिलेशन है। वज़ीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना, जब वो तैयार हो गए मुतालबात सुनने को तो हम उनको सुना रहे हैं। अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सियासी लोगों से बात की जा सके, फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए। कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अगर RTS बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? डाकू और पुलिस दोनों यहाँ के नहीं है, तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं, पार्टनरशिप है। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे को लगाने वाले को दोनों को तरफ किया है। हम बार बार वजाहतें पेश नहीं करेंगे। धांधली के जरिए जो MQM को हराया गया है, कराची के अवाम के मैंडेट का इजहार नताइज से होता तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके होते सियासत में। तो हमने देखा कि जी PSP ख़त्म हो गई, मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो वापस घर को लौट गए हैं। बड़ी देर से कोशिशें की जा रही थी कि ऐसा हो जाए, चलें जी वो कोशिशें काम आ गई, वो कोशिशें रंग ले आईं और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर जो PSP के लोग हैं वो वापस आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कराची की किस्मत के लिए ये एक हो जाना काफ़ी है? क्या ही अच्छा हो कि कराची की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, कराची की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। लेकिन कभी कभी ना कराची वालों के लिए मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हमने देखा था कि बड़े दावे होते थे कि कराची हमारा है, कराची हमसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो दावे करने वाले आज एक हो गए हैं। क्या ही अच्छा होता कराची की किस्मत को अच्छा करने के लिए सब एक पेज पे, एक टेबल पे मौजूद होते। लेकिन बात तो यही की जा रही है कि कराची के जो मसाइल थे और कराची में जो एक मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है, उन्हें सुलझाने के लिए, उन्हें हल करने के लिए ही एक पेज पर आए हैं। यही दावा करके मुत्तहिदा के धड़े जो अलहदा हुए थे 2016 में, 2019 और 20 के दौरान मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, डॉक्टर फारूक सत्तार की सूरत में, गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अगर हम देखें तो तकरीबन 2 माह से ये बातें की जा रही थी और इस हवाले से कोशिशें भी की जा रही थी कि फारूक सत्तार साहब को और मुस्तफ़ा कमाल को वापस MQM में लाया जाए। बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि ये दोनों जमातें कोई अपना वोट बैंक तो नहीं बना सकती, लेकिन मुत्तहिदा के वोट बैंक को नुकसान जरूर पहुंचा था। शायद इसी को महसूस करते हुए ये फैसला किया गया कि अब जो इलेक्शन हो, ख्वाह बल्दियाती हो
या आम इंतखाबात, अब बलदियाती तो मुलतवी हो गए 15 जनवरी वाले, लेकिन जो आम इंतखाबात हो उसके लिए एक ये एमक्यूएम जाए तो मुत्तहिद हो। इसकी वजह यह है कि जो एक आम शहरी कराची का और बिलखुसूस मुत्तहिदा का जो वोटर है वो नाराज हुआ था। अब मुत्तहिदा के इस धड़ेबंदी का नुकसान मुत्तहिदा को ये जरूर हुआ है कि जो वोटर था वो घर बैठ गया, वो अब वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा था। इस चीज को तीनों ने महसूस किया। तीनों की जो एक कुव्वत थी वो बुरी तरह मुतासर हुई थी। तो देखें, एक ये वजह अब बनी है। कहा यह जा रहा है अब ये किस हद तक कामयाब होंगे, इनका इत्तेहाद कितना देर पर रहता है। बात ये भी है कि अब इन्होंने अपनी अलहदा शनाख्त नहीं रखी है। माजी में वो अलहदा शनाख्त की बात करते थे कि बनाएगी अलहदा शनाख्त के तौर पर, लेकिन कल तो बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत कर दी गई है, अपने आप को जम कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत को तस्लीम किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में एक उम्मीद की जा सकती है, शहरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंतखाबात में अगर अच्छी पोजीशन हुई तो शायद शहर के मसाइल हल में कोई मदद मिल सकेगी। जी अच्छा, अब असलम साहब, हमने वैसे तो देखा कराची वाले तो उम्मीदें तो बड़ी लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी कराची को संभालने वाले उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। बल्दियाती इलेक्शन के डिले होने की रीज़न आपको क्या लगती है? बल्दियाती इलेक्शन का टाइम पर होना आवाम के लिए भी अच्छा था और ये तो आवाम का हक है, बट अगेन हमने इसमें बहुत डिले देखा है। बार बार तारीखें दी गई, बार बार इलेक्शन को मौखर किया गया। अभी भी कहा जा रहा है जी कि पॉसिबिलिटी नहीं है। ये डिले क्यों है? आपको क्या लगता है? क्या एमक्यूएम की या पीपल्स पार्टी की पूरी तैयारी नहीं है, या फिर खौफ खा रही है पीपल्स पार्टी शिकस्त ना हो जाए? क्या रीजन आपको समझ में आता है? देखिए, तैयारी की आपने बात की तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तैयारी नहीं थी। अब पीपल्स पार्टी बलदियाती इंतखाबात कराना चाह रही है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है। तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी इस उम्मीद में भी थी और उनकी तैयारी किस हद तक नजर भी आ रही थी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि तैयारी, तो हाँ, यकीनी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तैयारी नहीं थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, कराची में जो हल्का बंदियां हैं उसमें ऐसा भी है कि 25,000 यूसी पर एक चेयरमैन मुंतखब हो रहा है और कहीं तकरीबन एक एवरेज जो आ रहा है वो 70 से 80,000 पर एक यूसी चेयरमैन अब मुंतखब हो रहा है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये दावा है कि जो उसके अक्सरियती इलाके हैं वहां पर तकरीबन 80,000 वोटर्स पर एक चेयरमैन मुंतखब होगा और जो दूसरे मुखालिफ जमातें हैं, बेखुसूस पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं वो, कि उनका जो यूसी चेयरमैन है वो महज 25,000 वोटों पर मुंतखब हो जाएगा। मतलब ये कि मुत्तहिदा जितने वोट लेकर एक चेयरमैन मुंतखब कराएगी तो पीपल्स पार्टी 3 मुंतखब करा लेगी। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा। अब अंदाजा लगाए थे कि अगर उनके 10 चेयरमैन मुत्तहिदा के जीतते हैं तो उसके 30 जीत जाएंगे। तो मुत्तहिदा को उस हल्का बंदी पर एतराज है। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हल्का बंदी हमने नहीं कराई, ये इलेक्शन कमीशन ने कराई है। पहले हुकूमत हल्का बंदी अपनी मर्जी से करती थी, ये हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ने कराई है। इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है और वो मुत्तहिदा को जवाब देती है कि माजी में तो आप खुद कराते थे हल्का बंदी। तो यही वजह थी और एमक्यूएम ये समझती थी कि वो हल्का बंदी वाले मामले पर अपने मुतालबे को मनवा लेगी और दोबारा हल्का बंदियां होंगी। अब गुज़िश्ता रोज असलम साहब, हमने देखा बड़ा प्रेशराइज किया गया पीपल्स पार्टी को, बल्कि ये कहा गया कि हम तो जो है आपसे अलग हो जाएंगे। वो जिस एक इत्तेहाद की बात होती थी उस इत्तेहाद को ख़त्म करने पे भी मुत्तहिदा आ गई। आपको लग रहा है कि ये जो हल्का बंदी वाला मामला ये जल्द हल हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से भी एक तरफ से ढिठाई है तो दूसरी तरफ से भी ढिठाई है, कोई जो है वो अपने पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तो डू यू थिंक ये मामला आसानी से हल हो जाएगा? देखिए, हल्का बंदियों के हवाले से कल शर्जील अहमद साहब ने कह दिया कि नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं और इतलात ये कि हल्का बंदियों को नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो नोटिफिकेशन जब वापस होगा तो जाहिर है कि नई हल्का बंदियों के हवाले से चीजें बढ़ेंगी। लेकिन नई हल्का बंदियों का मतलब ये है कि कम से कम 3 महीने उस नई हल्का बंदियों में लगेंगे। तो बल्दियाती इलेक्शन का मामला अब अंदाजा लगा लें कि कितना ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद फिर वो शेड्यूल का ऐलान होगा, फिर हल्का बंदी अगर हुई तो ये तमाम फॉर्म या तमाम मामला जो है वो दोबारा होंगे। जाहिर है कि जब नए हल्के बनेंगे हल्का बंदियों में जो 25,000 यूसी अगर बढ़ती है या 80,000 की यूसी को हाथ को कम की जाती है तो फिर एक नए सिरे से जिसे कहते हैं ना कि एक डायमेंशन चेंज हो जाएगी, उनकी इलाकों की हदबंदी चेंज हो जाएगी। तो फिर ये सवाल उठेगा कि नए सिरे से कागजात जमा कराए जाए, इलेक्शन कमीशन फिर नए सिरे से शेड्यूल जारी करे। तो ये बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है शहरियों के लिए। और आपने दुरुस्त कहा कि पहले माजी में भी हम देखते हैं कि इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात हमेशा ताख़ीर का शिकार हुए और अब भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। जी
अच्छा असलम साहब, मुझे लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा कि क्या हम देख सकेंगे कि MQM पहले वाला जोर दिखा सकेगी, उतनी स्ट्रांग होके वापस आएगी? एक टाइम पे हम देखते थे कि जी MQM का वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा तगड़ा था। सो डू यू रियली थिंक कि वापस एक हो जाना उस वोटर को कायल कर सकेगा कि आए जी दोबारा से MQM पे एतमाद करें? वक्त लगेगा। अगर ये 15 जनवरी के इंतखाबात होते तो MQM खुद ये समझती है कि इसका जवाब नफी में होता, ये इनकारी सूरत में होता कि लोग नहीं निकलते MQM के लिए फौरी तौर पर। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखें कि वोट बैंक जाहिर है कि एक हल्का असर जरूर मौजूद है, और लोगों का शिकवा ये था कि आप अलहदा है तो लोग भी घरों से नहीं निकलते थे। अब एक वजह हो जाएगी, एक जवाब बन जाएगा कि अब हम एक हो गए। फिर शायद अगर मुखालफाना बयान ना हुए तो असर जरूर पड़ेगा, लेकिन क्या माजी वाला, तो देखिए माजी वाली सूरत नहीं हो सकेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह बनेगी कि कराची में इतने एक तवील अरसे से जो मसाइल हुए हैं, लोग पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी कराची में जो मसाइल है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार समझते हैं। अब मुत्तहदा की जो भी इस पर पॉलिसी हो या जो भी मौकफ हो, लेकिन जिम्मेदारी लोग उनको भी करार देते हैं कि आप भी हुकूमत में थे, आप इस वक्त मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद में, पीपल्स पार्टी से भी, PDM से इत्तेहाद की सूरत है, आप इससे हुकूमत में ना हो, लेकिन बहरहाल आपकी मुलाकातें भी होती हैं, आप उनसे मुख्तलिफ मामला में ताउन भी करते हैं, इसके बावजूद शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे। ये एक वजह बनेगी। लेकिन हो सकता है कि अगर पॉलिसी चेंज हो, अवामी राब्ता MQM की मजबूती की वजह और डोर टू डोर एक जो राब्ता था अवामी, वो बड़ा मजबूत उसके पास जिसे कहते हैं ना कि जरिया था कि जिससे अपने वो वोट को इंटैक्ट रखती थी, मजबूत और मुस्तहकम रखती थी। दोबारा अगर उस पोजीशन में आई तो फिर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लगता नहीं है, वक्त लगेगा, बहुत लगता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच असलम खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। कराची बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और जब वहाँ के मसलों की बात होती है तो हल बड़ी मुश्किलों से निकलता है। अगेन इसी तरह MQM को भी वक्त लगेगा, एक मुश्किल टाइम गुजारना पड़ेगा ताकि वोटर्स को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं जी कि गुज़श्ता 5 साल में अरकान पार्लियामान की जो दौलत है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। सुन के आप हैरान होंगे, समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी की तहकीकाती स्टोरी में पार्लियामान के असासे 5 साल में डबल होने का इंकशाफ किया गया था। यहाँ पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, घर नहीं बना पाते। हमारे अरकान पार्लियामेंट को चेक करें ज़रा। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जाहिद, बताएगा क्या कुछ आपने रिसर्च किया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कितने अरकान पार्लियामान की दौलत में इजाफा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो स्टोरी है हमने 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन की है। 1170 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान में, इससे हमें पता चला है कि उनकी जो दौलत है वो आलमोस्ट डबल हो गई है गुज़श्ता 5 माली साल में, जो कि 49 अरब रुपए थी। मजमूई तौर पर वो बढ़ के 91 अरब से ज़ायद हो गई है। इस पर हमने तहकीकात की है कि कौन कितना अमीर हुआ है, कौन कितना टैक्स देता है और किस मेंबर पार्लियामेंट के कितने असासे बढ़े हैं। अगर आप देखें, आपको एक अंदाज़ा होगा कि 29 मेंबरान जो पार्लियामेंट के हैं पाकिस्तान में, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसी दौरानिए में बाहर जायदादें ख़रीदी हैं, कारोबार शुरू किया है। इसके अलावा 25 ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो अरबपति बने हैं, और किसी के असासे जिस तरह जाम कमाल खान है, साबिक वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के, उनके असासे 25 करोड़ से बढ़ के 1 अरब 30 करोड़ रुपए हो गए, जो कि 376% इजाफा देखने में मिला है 2015 से 2019 के दरमियान। और फिर आप टोटल इनकी इनकम देखें, 1 साल का आप अंदाज़ा लगा लें जो पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, 2019 में उनकी 19 अरब रुपए इनकम हुई है, और इस पर उन्होंने सिर्फ 99 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। अगर आप ओवरऑल इस जाविये को देखें, जो डेटा है 1 साल तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ट्राइब्यूनल या फिर FPR या इंटेलिजेंस जो डायरेक्टोरेट है इन्वेस्टिगेशन FPR का, ये सारा रिकॉर्ड हमने हासिल किया, उसको स्क्रूटनाइज़ किया, तो इससे ये पता चलता है कि तकरीबन 161 के करीब ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो कि एक्टिव नहीं थे FPR के साथ, या तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे,
98 ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। 2018 में 1 अरब 62 करोड़ रुपए इन 1170 मेंबरान ने मजमूई तौर पर टैक्स अदा किया था, लेकिन आगे जाके 60% कम हो जाता है 2019 में ये टैक्स। और फिर बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स और दूसरे अथॉरिटीज़ ने नोटिस पे भी रखा है कि आपके असासे कैसे बढ़े हैं। जिस तरह अगर आप देखें उमर अयूब ख़ान हैं, उनके असासे कम अज़ कम 203% उनमें इजाफ़ा हुआ है, जो बढ़ के 1 अरब 40 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि 40 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा थे। इसी दौरानिया में उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भेजा था, फिर उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह से पाकिस्तान के जो 321 मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो कि 27% बनता है, वो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं। उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है जो कि 25 अरब से ज़ायद का ये वॉल्यूम है। और बहुत सारे जो 6 ऐसे मेंबरान हैं जो अरबपति बने हैं गुज़श्ता 5 माली साल में। पहले वो करोड़पति थे, जिस तरह मुनिस इलाही हैं, उनकी अगर आप असासे देखें 2015 में और उसकी फैमिली के वो 65 करोड़ थे, वो बढ़ के 1 अरब 40 करोड़ रुपए हो गए। उनको हमने लिखा भी था कि आपके असासों में 114% इजाफा हुआ है, तो आप कुछ बताना पसंद करेंगे। उन्होंने कुछ इस बारे में हमें नहीं बताया। फिर आज़म खान होती हैं जिनके असासों में 247% इजाफा हुआ है, वो बढ़ के 1 अरब 20 करोड़ हो गए हैं। आप KPK के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको अगर आप देख लें, महमूद ख़ान को, उन्होंने 2013-14 में जो टैक्स अथॉरिटीज़ का रिकॉर्ड बता रहा है, नील टैक्स दिया है। हमने 56 मेंबरान पार्लियामान को लिखा था कि आप के टैक्स और दूसरी चीज़ें जो गैर मामूली बढ़ी हैं, इस पर आप कुछ बताना पसंद करेंगे। उनमें सिर्फ हमें 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, वो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। जाहिद साहब इट्स वेरी टैक्स देते नहीं हैं, आवाम पे इतना बोझ डाल देते हैं। अगेन वही बात है कि हमारे हुक्मरानों की अयाशियों ने हमारी गरीब आवाम को रोल के रख दिया है। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। जी अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। लाहौर में मेटावर्स के पहले दफ्तर ने मुनफरिद वर्चुअल दुनिया तख्लीक कर दी है। पाकिस्तानी ख्वाबों की दुनिया में क्या कुछ कर सकेंगे, दानियल उमर की रिपोर्ट में पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना अब मुश्किल नहीं, बस सोचें और तख्लीक करें। जदीद टेक्नोलॉजी मेटावर्स ने अनगिनत राहें हमवार कर दी। वर्चुअल दुनिया में करें कोई भी कारोबार, जमीन खरीदें, बॉल्स बनाएं या दफातर, दुनिया भर से लोग 3D में तजुर्बा कर सकेंगे। लाहौर में मेटावर्स के दफ्तर में हर चीज हो रही है बखूबी डिजाइन। अवतार हो या इमारतें, गाड़ियाँ हो या कोई भी सामान, वर्चुअल दुनिया होगी तैयार। कंप्यूटर क्लिक्स पर गेम्स भी होंगी हकीकत के बहुत करीब। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, दे मेक द वर्ल्ड, तो वो सीनरी क्रिएट करते हैं, वो दुनिया, वो जो वर्चुअल दुनिया, उसकी आर्किटेक्ट्स हैं। और जो फॉर एग्जांपल डेवलपर्स हैं मेरी तरह, वो बताते हैं कि उस दुनिया ने किस तरह चलना है, किस तरह वो उसके डायरेक्टर्स हैं। वो कंपनी के CEO एहसन इम्तियाज के मुताबिक मेटावर्स के जरिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हो सकता है। हम बैंक्स के साथ ऑलरेडी इन कॉन्वर्सेशंस हैं, हम ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी इन टॉक्स हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज दैट आर ट्राइंग टू कम इनटू द मेटावर्स एज वेल। अब हमने अपनी मेटावर्स के अंदर ब्रांड्स के लिए एक सेपरेट एलोकेशन रखी हुई है लैंड की, जिसके अंदर वो आके हमसे परचेज कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्लाउड सिटी को वेब 3.0 मेटावर्स पर काम करने पर अवार्ड से भी नवाजा है। IT इंडस्ट्री का ख्याल है कि कानून साज जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कवानीन बनाएं और अवाम को आगाह करें, तो पाकिस्तान भी IT इंडस्ट्री का हब बन सकता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलें जी, अब बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी के हवाले से, यानी वहाँ पर ख्वाबों की जो दुनिया है, आप ख्वाब सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वहाँ सब कुछ हकीकत हो सकता है। मेटावर्स एक्सपर्ट एहसन इम्तियाज़ इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, नए शामिल गुफ्तगू करेंगे। एहसन, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत सारे लोगों के दिन अच्छे बना दिए, क्योंकि हम सिर्फ ख्वाब देखते थे कि यार हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, अब सब कुछ रियलिटी में हो सकता है। ज़रा बताएँ कि क्या कुछ हो सकता है इन ख्वाबों की दुनिया में। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि सोच सकते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। सो इसी तरह हम भी एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको हमने द क्लाउड सिटी मेटावर्स का नाम दिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग आके जो भी वो कुछ तख्लीक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बना सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि हम लोग
इसके अंदर ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर से बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से बात कर रहे हैं, ब्रांड से बात कर रहे हैं, एंड वी आर इन टॉक्स विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। और हमारा मकसद ही इस दुनिया को बनाने का ये है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, जो रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वर्चुअल के अंदर चूँकि वो नहीं आएंगी, उनका आने का वो कम होगा। तो वी आर बिल्डिंग दिस वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे लोग आके अपनी अपनी शॉप्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, और उसके ज़रिए वर्चुअली एजुकेशन दी जा सकती है, जो कि हमने देखा भी कि कोविड के दौरानिया में सब कुछ वर्चुअली चला गया था। और शुरू में लोगों को काफ़ी, स्पेशली पाकिस्तान के, जब हमने देखा कि लोगों को बहुत मुश्किल पेश आई कि किस तरीके से सब कुछ को वर्चुअल लेके जाया जाए, स्पेशली एजुकेशन को, तो हमने कहा कि एक आसान इमर्सिव तरीका होना चाहिए, और इसीलिए हमने फिर ये क्लाउड सिटी को ऐसा बड़ा बेहतरीन आप काम करें। लेकिन कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं ना, हमें उसके फ्यूचर को मद्देनजर रखना चाहिए। स्पेशली मैं पाकिस्तान के हवाले से इसलिए पूछी क्योंकि हमें इंटरनेशनली चीज़ें बीट करने में बहुत वक्त लगता है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर पाकिस्तान में मेटावर्स का क्या है, और कितने दीगर इदारे आपको लगता है जो कि इस तरफ आएंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हम सबको पता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है। अगर हम इंटरनेशनली चीज़ों को बीट करना चाहते हैं तो हमें कदम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने, एक कदम भी नहीं, बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ाने। तो क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? जी, पाकिस्तान हमेशा से बैकफुट पे रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, और आई हैव बीन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। लास्ट ईयर मैं दुबई भी गया, मैं सऊदीया गया, यूएस भी गया, और मैंने देखा कि यहाँ पे भी हम पीछे रह रहे हैं। तो वाई अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, अप एंड कमिंग है, तो इसके अंदर अभी हमारे पास टाइम है, और वी कैन बी इन द फ्रंट फुट दिस टाइम एंड नॉट बी इन द बैक फुट। तो यही सोच लेके मैं और मेरी टीम ने शुरुआत की, और वी हैव बिन एबल टू, अब इतना बना चुके हैं कि अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक छोटा सा लॉन्च भी करने वाले हैं। और जो आपने बात की अभी, देखें, हम तो पहले हमें लग रहा था कि स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो है वो शायद इसको इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट ना कर पाए, बट सरप्राइजिंगली, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट पाकिस्तान के ही कुछ बैंक्स ने, एलाइड बैंक ने तो, जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने पब्लिक कर भी दिया, एलाइड बैंक हैज़ ऑलरेडी उन्होंने एक और मेटावर्स है स्पेशल, उसके अंदर अपना एक प्रेजेंस ऑलरेडी बना लिया है। तो नज़र आ रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कि एक कन्वेंशनल सेक्टर है इन द इंडस्ट्री, वो भी आना चाह रहे हैं। तो अगर वो आना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई और सेक्टर पीछे रहना चाहेगा। अच्छा, ऐसा रियल स्टेट में भी हमने देखा है कि काफ़ी जो है इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि हमें तो तसल्ली नहीं होती ना जब तक हम खुद जाके घर ना देख लें, एक एक चीज़ चेक ना कर लें। तो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेक्टर में? रियल एस्टेट का भी Web3 के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से रुझान जब आया, तो Web3 के ऊपर भी रियल एस्टेट को लेकर आया गया है, एंड Web3 इज़, मेटावर्स इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द Web3 टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो जो आपके पाकिस्तान में तो थोड़ा ये बाद में ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो जहाँ की हमारा परसेप्शन ही ये है कि हमने जाके चीज़ देखनी है तो तभी हम लेंगे, अब जाके थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन इन साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपनी रियल एस्टेट को Web3 के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान शायद थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट को हम Web3 और मेटावर्स के अंदर बहुत जल्दी देखेंगे। अच्छा, इट्स गुड भाई। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन पिलर है हमारे मुल्क का, और किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए जब तक तालीम आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एजुकेशन सेक्टर में ये चीज़ कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ताकि इस वक्त जितने भी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समझने में आसानी हो जाए? जी, चूँकि हम वर्चुअली बना रहे हैं सब कुछ, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कोविड के दौरानिया में ऑलरेडी जूम के ऊपर ऑलमोस्ट सारे स्कूल आ चुके थे, बट जूम का मसला ये था कि जो स्टूडेंट और टीचर था वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, वो इंगेजमेंट नहीं आ पा रही थी। तो हम उसको जब 3D के अंदर लेके आ जाते हैं तो द आइडिया इज़ के हमारे मेटावर्स के अंदर डिफरेंट स्कूल्स आके अपने क्लासेस बना सकते हैं, क्लासरूम्स बना सकते हैं,
और फिर जो जूम के ऊपर वो 2D इंटरेक्शन था वो 3D इंटरेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के एवाटार्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे एक इमर्सिव तरीके से। जो टीचर का एवाटार है वो बड़े एक इमर्सिव तरीके से लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को समझा सकेगा, पढ़ा सकेगा, और उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर से जिस तरह एक रियल क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट कर सकते थे वो अब एक 3D क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट कर सकेंगे, और इससे एक जो स्कूल की ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं कि 3D ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स की ही फैमिली में आती है? अच्छा, तो वो उससे आप किस तरीके से इन टच हो सकते हैं, किस तरीके से जो है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, क्योंकि हमने देखे कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ होती है, और ये एक बड़ा अच्छा फील देती है व्यूअर को। जी, ऑगमेंटेड रियलिटी से हम जो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट। आप अपना मोबाइल के कैमरे के ज़रिए ही आप सिमुलेशंस, ट्रेनिंग्स कुछ भी कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको रियल वर्ल्ड के अंदर ही काफ़ी वो इंटरेक्शन ले आता है वर्चुअल वर्ल्ड की। तो उसके भी काफ़ी यूज़ केसेस हैं, बहुत डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है मेटावर्स के साथ, क्योंकि मेटावर्स के अंदर वर्चुअल रियलिटी आ जाती है, बट AR के भी बहुत यूज़ केसेस हैं। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया एहसान, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक, बड़ी नागपरा पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार कराए। चलें जेब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हर कोई ये कहता है एक पॉइंट पे आके कि यार ज़िंदगी ऐसे नहीं ऐसे गुजारनी चाहिए थी, बड़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी। ज़िंदगी गुजारना रियली एक फ़न है। पहले ये फ़न घर के बड़े लोग हमें सिखाते थे, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ बताते थे जी कि ज़िंदगी में ये चीज़ ना पल्लू से बांध लो। अब इस फ़न ने साइंस की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग अपनी ज़िंदगियों में बड़े मसरूफ़ हो गए। दुनिया में इस हवाले से बहुत से प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि सोचना कैसे है, अपनी बात को कन्वे कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सारे इल्म को माइंड साइंसेस कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उरूज मुगीस। डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ा ही सादा सा लेकिन बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि कैसे गुजारे ज़िंदगी, स्पेशली वो लोग जो कि अपनी टीन एज से निकल आते हैं, 25 पे पहुंच जाते हैं। उनके लिए तो वो 25 साल उन्होंने वेस्ट कर दिए, फिर वो इस पॉइंट पे आते हैं, सोचते हैं कि जी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक सुकून वाली ज़िंदगी, इसमें आप बड़ा अच्छा सोचें, बड़े पॉजिटिव रहें। कैसे आप सेट कर सकते हैं वो ज़िंदगी? अच्छा, अगर आप अपने लाइफ स्पैन को देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमारी जो कैलेंडर एज होती है उसके अंदर देखें, सो 1 से 18 या 1 से 21 हमारा वो एज होती है जहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं, 1 से 18 और मे बी इन सम प्लेसेस 1 to 21। उसके बाद हमारी एज शुरू होती है जहाँ के अंदर हम इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, हम अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहे होते हैं, हम अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, एंड उस पीरियड के अंदर वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, वी गेट मैरिड एंड स्टफ लाइक दैट। वो एज चलती है हमारी 40 तक। 40 के बाद की जो एज होती है वो हमारी तीसरा पहर शुरू होता है ज़िंदगी के अंदर। सो जो आप कह रही है कि जब हम 25 साल की एज में आते हैं वो हमारा सेकंड कहते हैं पहर अपनी लाइफ का, जिसके अंदर जो कुछ हमने बोया होता है अपनी टीन एजेस में या जो भी हमने डिसीजन लिए होते हैं उसको काटने का मौका हमें 25 साल की उम्र में मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जब उस वक्त अपनी लाइफ में क्या किया, क्या डिसीजंस लिए। अच्छा, आपको पता है 7 साल से बाद बच्चा कोई नई चीज़ नहीं सीखता, तो 7 years तक आपकी बड़ी क्रिटिकल एज होती है। यस, तो जो भी आप चीज़ सीखती हैं वो 7 साल तक ही सीखेंगे। 7 साल के बाद आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते। सो आपके सारे ट्रॉमाज, आपके सारे खौफ, आपके सारे वसवसे, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब आप 7 साल तक ही सीखते हो। उसके बाद जो सारी एक्सटेंशंस होती हैं हमारी, फिर हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं। उसके बाद आप एजुकेटेड होते हो, आप एजुकेशन लेते हो, आप कोई स्किल सीखते हो, एंड देन 25 साल की उम्र में वो सब चीज़ें यूज़ करने का मौका आता है। अब जब 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं, 21 से 25 की उम्र में पहुंचते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हैं, अब दुनिया में जा रहे हैं, तब आपको पता चलता है मेरे में एक्चुअली सारी कमियां क्या हैं जो मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एज है, आई वुड से 21 to 25, जहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो कि मेरे में या तो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, या मेरे में कोई प्रिंसिपल है या नहीं है, मैं एजुकेटेड तो हूँ लेकिन मेरे में स्किल है या नहीं है। तो ये रियलाइजेशन का बड़ा डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा आती है, जिससे हमने बात की ना कि 25 साल की उम्र जो होती है ये एक बड़ी डेंजरस आपकी ज़िंदगी का एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। अब इन चीज़ों को डिसाइड कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए, वो क्या तरीका है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल
इतना तेज़ी वाला टाइम है कि हम रात को जब लेटते हैं तो सोचते हैं कि यार अब पता नहीं मैंने आज दिन में क्या किया, या मैं आज कितनी ज़्यादा मुश्किल में मैंने टाइम गुजारा, या बेसुकूनी में टाइम गुजारा। उस मुश्किल को आप बेसुकूनी भी कह सकते हैं। तो ये जो बेसुकूनी है वो कैसे ख़त्म होगी? ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम सोचे काम, हम खुश रहें, एक अच्छा माहौल हमारे पास हो? डॉक्टर उरूज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं बात भी कर रही थी कि जी 25 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा मुश्किल टाइम शुरू हो जाता है। एक तो ये कि उस वक्त जो आप बात थी वो बात मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा ये मेरा सवाल लीजिएगा कि मटेरियलिस्टिक आजकल हर शख्स हो गया है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना चाहिए कि जी आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक होने में हम अपना सुकून कहीं खो देते हैं, क्योंकि शायद वो सुकून जो है वो अब मुयस्सर नहीं आता जो हम पहले देखते थे कि पहले एक घर में सुकून होता था, एक टेबल पे आप खाते थे, बातें करते थे, शेयर करते थे, दूसरे के दुख को समझते थे। वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, कि देखें क्रिटिकल एज जो आपकी शुरू होती है ना, जैसे ही आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं या जहाँ आपने अपने आप को प्रूव करना होता है, वहाँ पे वो एज आपकी वैसे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को किसी टेस्ट के अंदर डालें जो रियल वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। अच्छा, अगर आप अभी जो आपने आप एक्सप्लेन करी थी पूरा, इसमें आपने एक बात की कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसा क्या है कि जिसके अंदर हमें स्ट्रेस ना हो, सुकून रहे ज़िंदगी के अंदर, हम ऐसे क्या लाइफस्टाइल अपनाएं अपना। तो देखिए, पूरे साल के अंदर या पूरी ज़िंदगी में ऐसे 2 दिन होते हैं जिन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, बाकी पूरी ज़िंदगी पे, लेकिन उन 2 दिनों पे नहीं है। एक कल पे और एक गुजरे हुए कल पे, एक आने वाले कल पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आने वाले कल पे। तो जब इन 2 दिनों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं, तो जिस चीज़ पे इख्तियार है पहले उसको सोचना शुरू करें। आपका इख्तियार है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, जो गुजर गया उस पर नहीं है, जो आने वाला उस पर नहीं है। अब जो आपका प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप उसमें प्रेजेंट रहना शुरू हो जाएंगे, अपना जहन, अपनी सोच, अपना फोकस अगर उस प्रेजेंट मोमेंट पे डालेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो बहुत सारा स्ट्रेस है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर क्या होता है, रिग्रेट नहीं होता पास्ट का, और फ्यूचर का फियर नहीं होता, क्योंकि पास्ट से हमेशा रिग्रेट आता है, फ्यूचर से हमेशा डर आता है। जब ये 2 डर और रिग्रेट 2 चीज़ें नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आप खुद देखेंगे कि आप कितने स्ट्रेसलेस हैं, आप लाइट फील करेंगे, यू विल फील लाइक अ फेदर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हम कहते हैं दुनिया में बहुत दूसरी चीज़ है, दुनिया में लोग कहते हैं लोग बहुत मटेरियल, आपने सिर्फ बात की मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इन अ वे सेल्फिश हो गए हैं, अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, अपनी नीड्स के अंदर घुस चुके हैं। बिल्कुल ये है, जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है ज़िंदगी के अंदर, लोग दूर होते जा रहे हैं, विच इज़ द फैक्ट ना। इन दूरियों के अंदर ही हमें कोई मोमेंट ढूंढना पड़ेगा। पहली बात ये कि लाइफ के अंदर सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स गुड टू बी सेल्फिश। हमें हमेशा बचपन से सिखाया गया कि जी आप, अक्सर खातून औरतों के साथ और लड़कियों को ये सिखाया जाता था बचपन में कि जी सबको पहले खिलाना, खुद बाद में खाना, पहले सब खुश हो जाएं, फिर तुम अपना सारा जो तुम्हारा काम है वो करना, सबका खर्चा पूरा करो, अपना बाद में करना। मर्दों को अक्सर ये बताया जाता है। हाँ। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे तो रहने वाले लोग जो आपके साथ हैं उनको कैसे खुश रख सकते हो? ज़हनी खुद सुकून में नहीं हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक इसमें पॉइंट ये भी आता ना कि आप अगर अपने लिए सेल्फिश हैं, जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ जी मेरे पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर हो, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, चले ये मेरी ज़ात तक महदूद है, लेकिन हमें फिर ये भी चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जी मेरी ज़ात से किसी और को नुकसान ना हो। बिल्कुल, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ में आ जाता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल ज़ात है, उससे आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गाड़ी है, घर है, उसके शो ऑफ से किसी का दुख ना हो, किसी का दिल ना दुखे। उसके अलावा जो चीज़ें हासिल करने के लिए आपने रास्ता इस्तेमाल किया है उससे भी किसी का दिल ना दुखे, वो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ में बात आती है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की हम बात करें, उसके अंदर आपने सबसे पहले मेंटल हेल्थ के अंदर, जहाँ पर हम अभी कोई चीज़ों की बात नहीं कर रहे, उसमें सेल्फिश होना आपका बजा है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है जिस पे मुझे सोना है, ये मेरा पर्सनल टाइम है जहाँ पे मुझे अपने 1 घंटा अपने साथ बैठ के किताब पढ़नी है, वो आपने अपने आप को देना पड़ेगा। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग मैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फिश होना आपको पड़ेगा। जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं वो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा ज़रूरी है। आप वो कहते हैं ना कि मी टाइम निकालें, वो मी टाइम बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है अपने दिन के किसी भी पॉइंट पे मेंटली फेडअप ना हो, मेंटली स्ट्रेस में ना हो। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें। टाइम निकालें, अपने लिए खुद कुछ प्लान करें। स्पेशली ख़वातीन कभी कभी ना मेंटली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची की बात करते हैं। जब कराची में बारिश होती है तब कराची शहर नहीं बल्कि
दरिया सा नजर आता है हमें। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शहर के बरसाती नालों के साथ होने वाला जुल्म, कहीं इन नालों को कूड़ादान समझकर कचरा कुंडी बना दिया गया, कहीं नाकिस शहरी प्लानिंग की वजह से इनमें सीवरेज की लाइनें शामिल कर दी गई और सोने पर सुहागा ये हुआ कि तजावुजात करके रिहायशी कॉलोनीज आबाद कर दी गई। फैसल करीम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन नालों का शिकवा सुन लिया गया है, क्या क्या काम हो रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है मशहूर ज़माना कराची का गुज्जर नाला, और माजी में तो ये चोक्ड होता था, ब्लॉक्ड होता था, लेकिन अब यहाँ पे काम हो रहा है। कई किलोमीटर तवील एनक्रोचमेंट थी, सबसे पहले उसको यहाँ हटाया गया है दोनों अतराफ से। उसके बाद इस नाले से तकरीबन टनों के हिसाब से स्लज यानी कचरा निकाला गया है। दोनों अतराफ आरसीसी वॉल्स बनाई गई हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। कितना काम हो चुका है और इस बार की मॉनसून में क्या ये काम मुकम्मल हो जाएगा, इससे कितना फ़ायदा हुआ है, ये सब हम आपको बताएंगे। कराची के 3 बड़े नालों गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद से जिस वक्त पहले साल में कचरा निकालने का, ये स्लज निकालने का काम शुरू हुआ, तो एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 90,000 टन कचरा पहले साल में निकाला गया। इस एक ट्रक में अगर 3 या 2 टन कचरा आता है तो 90,000 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 30,000 ट्रक्स के दरमियान ये कचरा था, सालों का कचरा, और फाइनली अब ये निकाला जाने लगा है। ये 12.5 किलोमीटर इन लेंथ है और लियारी नदी में कनेक्ट होता है ये आखिर में जाकर, और इसकी एवरेज विड्थ जो है 30 फीट टू 80 फीट हो जाती है एंड तक, और एवरेज हाइट जो है इसकी वॉल्स की जो है, डेप्थ जो है नाले की, वो 15 फीट तक है। और इसके साथ जो है अलोंग द वॉल जो है नाले की एक सीवरेज नेटवर्क अलग से चला। ये स्टॉर्म वाटर नाला है, उसके साथ सीवरेज नेटवर्क एक अलग से चला, जो कि आपने देखा होगा। ये गुज्जर नाले की साइड है जहाँ पे पिछले 1.5 साल से काम हो रहा है, और ये बड़ा एक्सटेंसिव मंसूबा था। 2020 के बाद जो बारिशें हुई उसके बाद आपने देखा, जो आपने खुद कहा कि दरियाए कराची बन जाता था, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लोगों की जानो माल का नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की, और अब ये प्रोजेक्ट किया है जिसके थ्रू ये पूरा नाला, गुज्जर नाला, दोबारा से रिहेबिलिटेट हो रहा है, और रिहेबिलिटेशन के साथ रोड नेटवर्क भी आ रहा है। तो मल्टीपल इसके फंक्शन हैं कि बारिश का पानी रेन वाटर ड्रेन में ही जाएगा, उसके अलावा सीवरेज का अलग जाएगा, और रोड एक आपको नया रूट मिल जाएगा, जो कि जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनमें भी बहुत बेहतरी आएगी। इससे पहले जब ये काम नहीं हुआ था 2016 में, छतों के ऊपर से, यानी नीचे का पानी छतों के ऊपर से आता था। कि हमारे जो अक्सर जो पंखे होते थे ना, वो बारिश से ऊपर से नहीं, नीचे से जलते थे। इतना पानी ऊपर आ जाता, तकरीबन 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट की हाइट पर। अब माशाल्लाह जब से ये काम शुरू हुआ है तब से नहीं आया। घरों में पानी घुस जाता था, परेशानी होती थी, मतलब कि हफ्तों महीनों तक सफाई नहीं हो पाती थी। अब शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी बेहतर हो चुका है। अरसा दराज का कचरा मनो टनों के हिसाब से निकाला गया है। कराची के बरसाती नालों के साथ जुल्म ये हुआ है कि कब इनमें कचरा डाल दिया गया, कब इनमें सीवेज की पाइपें शामिल कर दी गई, और कब इनके ऊपर बाज़ाब्ता कॉलोनियाँ बना दी गई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन बिलाखिर अब ना सिर्फ यहाँ से वो कॉलोनियाँ ख़त्म की गई हैं, वो तजावुज़ात ख़त्म किए गए हैं, बल्कि मेरे कब में आप देख सकते हैं कि बरसाती नाला, ये मैं ज़ाउद्दीन पॉइंट पे गुज्जर नाले के मौजूद हूँ। मेरे बराबर में अगर आप देख सकते हैं तो वो बरसाती नाला है, उस पर काम जारी है, और मेरे पीछे सीवरेज नाला है। इन दोनों को अलग किया गया है। रनिंग नाले में जो है काम करना खुद एक मुश्किल है। नाले को डाइवर्ट करने की मेथोडोलॉजी कि एक तरफ नाला भी चलता रहे। स्लज जो है इनिशियल लेवल पे पहले तो हमने सारा जो है स्लज रिमूव किया एग्जिस्टिंग नाले में से। यह है कि 2-2.5 महीने जो है कंस्ट्रक्शन से पहले जो है 100% स्लज रिमूव किया।
एक दिलखराश काम होता है इनको इसमें हटाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इदारों की भी मिस्टेक्स होती हैं कि जो इनिशियली आके बैठ जाते हैं और फिर जब वो अपनी गृहस्थी बना लेते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, तो एकदम से एक ऑर्डर आता है कि इसको हटाना है और ज़रूरत के तहत उसको हटाना ही पड़ता है। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से उनको मैनेज किया गया, क्योंकि उनके लिए मुतबादिल का इंतज़ाम किया गया इन अ वे कि उनको रेंट दिया गया 2 साल का। Around 1000 houses were demolished and जो entitled थे लोग compensation के लिए वो थे जिनके more than 30% of the houses were demolished to make way for this नाला and उनको obviously compensation भी दी गई है। Around more than 900 people have been given compensation in 4 different steps जिसमें से a total of 3,60,000 was given to each IT, क्योंकि सरकार को ये भी concern थी कि जिन लोगों के घर even though they were on illegal land लेकिन उनको कॉम्पनसेशन दी जाए। क्या कभी किसी ने सोचा कि उन लोगों का क्या हुआ जो उन आबादियों में, उन सेटलमेंट्स में रह रहे थे जिनके घर गिरे, क्योंकि उनके घर वहां से हटाना ज़रूरी थे? आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसा भी काम हुआ है कि इन लोगों को किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया गया, किस तरीके से इनकी बहाली की गई और किसके अंडर ये सारा काम हुआ, ये प्रोसेस किस तरह हुआ। उन लोगों को कि जिनके घर नहीं रहे, उनको किस तरीके से दोबारा बहाल किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। ये जितने भी नालों से हटाए गए हैं, इनको तो हटाया जाना था ही, उसके बाद क्या हुआ और वो उन लोगों का क्या बना, उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया, ये बताइए। असल में ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जब शहर कराची में गैर मामूली बारिशें हुई थीं और तकरीबन पूरा शहर ही डूब गया था, तो CP नंबर 9 में जो है उसको नोटिस लिया गया था, जिसमें NDMA और सिंध गवर्नमेंट को कॉल किया गया था और उनसे कहा गया था, NDMA से ये रिक्वेस्ट की ऑर्डर किया गया था कि आप जो है इन नालों को रिहेबिलिटेट करें और ताकि आइंदा जो जितना लोगों ने तकलीफ़ें उठाई हैं यहाँ बारिश के हवाले से, सैलाब के हवाले से, वो ख़त्म हो सकें। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा ज़मीन मख्तस की MDA में, जिसमें तकरीबन 6,500 मकानात बनाए जाएंगे और उनको दिए जाएंगे। यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो चेक बनाने का है, मतलब जो अफेक्टीज़ की लिस्टें हमें प्रोवाइड की गई, उनके यहाँ पर चेक मुरतब किए जाते हैं। ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले जब पानी आता था नाले का तो बहुत ज़्यादा जारी नुकसान होता था, तो अब ये सहूलत होगी क्योंकि आने वाली नस्ल के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमें चेक मिलने हैं और आज भी हम अपना आखिरी चेक लेने आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह में यकीन है हमें घर भी मिल जाएगा। बात दरअसल ये है कि ये नदी में कटाई के लिए बहुत बेहतर काम हुआ, हुकूमत ने हमारे लिए काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि पानी नदी में हर वक्त आता था, हमारे घरों में घुसता था। हम बहुत मुतमईन हैं, हमें चेक मिल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, जो काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। वनडे सीरीज कौन जीतेगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसला कौन वनडे आज खेला जाएगा। स्पिनर्स का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, हमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। मिर्ज़ा भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। क्या करने जा रही है आज पाकिस्तानी टीम, क्या लगता है अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर महक आप। और मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि जिस अंदाज से यकतरफा तौर पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे जीता 79 रन से 79 रन से, तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर होगी, यकीनन अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि पूरी बैटिंग आपकी बाबर आजम के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब बाबर आजम रन्स करता है, लेकिन बाकियों को भी तो 10 लड़कों को भी तो रन्स स्कोर करना चाहिए, और जिस तरीके से स्लो बैटिंग हुई पिछले वनडे में, जो दूसरा वनडे था, तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कीवी टीम जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों की गलतियों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज टफ मुकाबले की तवक्को है महक। अच्छा, सही। अच्छा मिर्ज़ा भाई, जब हम बात करते हैं ना स्पिनर्स की, तो हम ये कहते हैं कि जी स्पिनर्स का किरदार बड़ा अहम होगा। हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम क्यों नहीं समझ पाती ये चीज़? ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने किया है कि हमारी टीम क्यों नहीं समझ पाती। देखिए, उन्होंने जो स्पिनर्स को, जो दूसरा वनडे था, उन्होंने फास्ट बॉलर शिपली को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर इश सोडी को शामिल किया।
तो वो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है, केन विलियमसन जो है बड़े जीरक कप्तान है, बड़े समझदार कप्तान है, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को समझ लिया है और उन्होंने ये सोच लिया है कि किस बैट्समैन को किस तरीके से आउट करना है, पूरा वर्कआउट करके आते हैं। हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, ठीक है, उसामा मीर को हमने डेब्यू कराया, या हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज है, लेकिन नवाज के अलावा जो नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हमारी बॉलिंग में कुछ इतनी कारकर्दगी नुमाया नजर नहीं आती। अच्छा मिर्जा भाई, वाइस कैप्टन जो है इसका मसला कब हल होगा? शान मसूद को बना तो दिया गया कप्तान, वाइस कप्तान, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो 2 ODI में हमें नजर नहीं आए। तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई मैनेजमेंट का मसला है? क्या लगता है ये इशू कब तक रिजॉल्व हो सकेगा? लगता है यही है महक, वाइस कैप्टन का, कि बाबर आजम को शायद एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पहले वनडे में भी नहीं खिलाया और दूसरे वनडे में भी नहीं खिलाया शान मसूद को। और आज भी इस बात का इम्कान कम नजर आता है, क्योंकि उनका ये ख्याल है बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट का कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज ना करें, जिसने कि पहला मैच जीता था, दूसरे मैच में हम अगरचे हार गए, लेकिन वो अपने कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब अक्टूबर में वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कब आजमाएंगे? शान मसूद बैठे हैं, उनके अलावा 2 फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी बैठे हैं, मोहम्मद हसनैन बैठे हैं, उनको आप ट्राई नहीं कर रहे, कब ट्राई करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका जवाब सिलेक्शन कमेटी को, जो टूर सिलेक्शन कमेटी है, उन्हें देना होगा। मैंने सुना है कि अब दिलचस्पी कम हो गई है, जो हेड कोच है सकलैन मुश्ताक, उनका आइंदा माह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, तो वो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। सही। अच्छा मिर्जा भाई, हमने ये देखा कि कोच का मसला भी सामने आ रहा है। मिकी आर्थर ने माजरत कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि इस पोजीशन के लिए अब बेहतर कौन है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्राई तो कर रहा है महक, मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल मसला इनस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तसलसल नहीं है। अगर बोर्ड तब्दील होता है तो वो डेफिनेटली अपने लोगों को लाता है, जिसकी वजह से जो गैर मुल्की कोचेज हैं, जिनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके पैसे बाहर अच्छे हैं, वो खौफजदा हैं, डरते हैं पाते हुए कि अगर हम गए, बोर्ड तब्दील हो गया तो हो सकता है हमारी छुट्टी हो जाए। शायद यही वजह है कि मिकी आर्थर, जिनका 3 साल का डार्बी शायर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने यही कहा है कि मैं कंसल्टेंट आ सकता हूँ बट नॉट एज अ फुल टाइम कोच। और उसके अलावा दीगर लोगों से ही राब्ता कर रहे हैं। एंडी फ्लावर जो है वो तो आएंगे नहीं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की फ्रेंचाइजीज की कोचिंग करते हैं। जस्टिन लैंगर का नाम भी है, तो इनको बी कैटेगरी के कोचेज मिलेंगे। अब टॉप के कोचेज दुनिया के जो है ना वो अवॉइड कर रहे हैं महक पाकिस्तान आने से। तो मिर्जा भाई, बी कैटेगरी के कोचेस के साथ हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? क्योंकि उसमें तो पहले ही बड़े मसले हैं, कैचेस आपसे छूटते हैं, अच्छी बैटिंग आपसे नहीं होती, अच्छी बॉलिंग आपसे नहीं होती, अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है सर पे, घंटियां बज रही हैं, तो मतलब क्या लग रहा है ये कैसे चीजें सही ट्रैक पर जाएंगी? देखिए, अगर हम सेकंड टियर के कोचेस को हम लेते हैं तो अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनमें से किसको सेलेक्ट करता है, वरना फिर पाकिस्तान के कोचेस पर महक ये बात आती है कि जब भी पाकिस्तान का कोई हेड कोच बनता है वो अपनी लॉबी बनाता है, वो अपनी सियासत करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रहती। वो कहते हैं मिकी आर्थर अच्छा था या दीगर लोग अच्छे थे। तो अब देखना ये कि अगर ये सेकंड टियर के कोचेस की तरफ जाते हैं तो किसको लेते हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी जो है वो खास तौर पर अगर हम देखें टेस्ट में तो बिल्कुल ही बेकार, वनडे में कुछ बेहतर, T20 में टॉप पर है हम लोग जो हमारी कारकर्दगी। तो अब वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का, वो भी भारत में अक्टूबर में। तो उस 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? नए कोच की आमद का इंतजार है। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुरैफ फाल किसके नाम निकालता है। अब मिर्जा भाई, स्ट्रेटेजी बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग जब आप मैदान में उतरते हैं तो उसकी भी मिसालें हमारे सामने। बेहद शुक्रिया, अब हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू कर। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और मेंटली हेल्थ की बात करते हैं। आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये मेरी आजमाई हुई बात है। शहर कायद में अगले महीने शुरू होगा कराची वेलनेस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का मकसद है तजुर्बात, गेम्स, बातचीत, वर्कशॉप्स, कम्युनिटी की तामीर, पुरसुकून और अक्कासी के मौके, डिस्प्ले, मौसीकी, आर्ट और बहुत कुछ होगा यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात निदा खान और योगा ट्रेनर रहमा मोहम्मद। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम रहमा, गुड मॉर्निंग। निदा, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा ज़रूरी होता है ये कि आप
मेंटली फिट हो, आप मेंटली स्ट्रेस में ना हो, ताकि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करें अपनी लाइफ में भी और अपने काम में भी। तो ये जो एक फेस्टिवल होने जा रहा है, कितना हेल्प आउट कर सकता है लोगों को स्ट्रेस से निकलने में, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने में? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आई थिंक मेंटल फिटनेस रखने के लिए, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम चीज़ है। एक्चुअली रामा में यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि इस शहर में इतने मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, और आम लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो एक्चुअली क्योंकि इतनी डॉक्टर्स अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, योगा वाले अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, थेरेपिस्ट, तो ये जो मौके होते हैं सारे वेलनेस लोगों को जमा होने के लिए, ये शहर के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, ये ताकि लोग देखें कि क्या क्या अवेलेबल है हमारी मेंटल वेलनेस के लिए। क्योंकि कभी कभार हमारे जहन में एक आइडिया होता है कि ये है वेलनेस, और कभी कभार जो वेलनेस एक के लिए अप्रोप्रिएट हो वो शायद किसी और के लिए ना हो। तो ये एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे मुख्तलिफ वेलनेस प्रोवाइडर्स लोगों को दिखाएंगे कि हमारे शहर में हो रहा क्या है वेलनेस के हवाले से। जी ठीक है। अच्छा रहमा, आपकी तरफ आती हूँ। मेंटली हेल्थ तो ज़रूरी है, लेकिन आप फिज़िकल स्ट्रांग हो ये भी बड़ा मैटर करता है। हम जब भी बात करते हैं ना योगा की, तो हमने देखा है कि दुनिया में बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स होते हैं वो अपनी वीडियोस में अक्सर ये मैसेज देते नज़र आते हैं कि जी भले से 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालें, लेकिन योगा प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो कितना ज़रूरी है किसी भी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करना, और क्या मुनासिब वक्त हो सकता है, दिन में कितना टाइम आपको इस चीज़ के लिए देना पड़ना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी चाहिए कि जिस्म और दिमाग और दिल ये सेपरेट बिल्कुल भी नहीं है, और योगा जो है उन सबका योग है, दैट्स द पॉइंट। तो हम मॉडर्न ज़िंदगी में हमारा ये बहुत आइडिया है कि माइंड सेपरेट है, बॉडी सेपरेट है, और जैसा कि निदा ने कहा कि इंक्रीजिंगली हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमने लोगों की वेलनेस और हेल्थ की बात करनी है तो हम अलग अलग नहीं देख सकते। बॉडी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी माइंड इम्पॉर्टेंट है, जितना आपका इनर एक्सपीरियंस, इनर वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो योगा जो है इज़ वन ऑफ मैनी मोडालिटीज़ दैट जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और योगा में जितने आराम से, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। मैं खुद योगा में इसीलिए आई कि मुझे रेकमेंड किया गया था फॉर माय ओन क्रॉनिक इलनेस कि आप योगा करें, एंड तो उनका यही इसीलिए वो करते हैं कि एक बहुत जेंटल तरीका है जिसके अंदर आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन अपना सांस के ऊपर और अपने जिस्म के ऊपर इकट्ठा लेकर आते हैं, और बहुत वो जेंटली और सॉफ्टली आपको जो है रेडी करता है फॉर रेगुलेटिंग अपना नर्वस सिस्टम, कामिंग योर सेल्फ डाउन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मैनेज करना, एंगर इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें। सही। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि हमने अपनी सोसाइटी में अक्सर ये देखा है, बल्कि मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को में भी ये चीज़ देखी है कि अगर उनको कोई मेंटली स्ट्रेस है, किसी चीज़ पे वो फेड अप है, कोई उन्हें चीज़ तंग कर रही है, तो वो बात नहीं करना चाहते। ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी का कि वो अगर परेशान भी है तो वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, शायद शर्म महसूस करते हैं, या वो कहेंगे कि जी सामने वाला बंदा समझेगा कि मैं पागल हूँ जो मैं ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, या फिर सामने वाला किस तरह से उस शख्स की मदद कर सकता है जो किसी मेंटली स्ट्रेस में है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखें स्टिग्मा तो ज़रूर है। एक तो कल्चरल स्टिग्मा बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि जो घर हो रही है बात में वो घर के अंदर ही रहे और बाहर ना जाए। तो ये एक कल्चरल सिस्टेमिक मसला है ना। अब जो चीज़ कल्चरल और सिस्टेमिक बड़े एक ऊंचे लेवल से, मेटा लेवल से दब गई है, उसको खोलने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आई थिंक जैसे प्लेटफॉर्म पे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो आपका शो है माइंड साइंसेस का, हम थोड़ी देर इस मौजू पे थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं। ये वाले प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मेरे ख्याल में जब आम लोगों को वेलनेस के साथ वो एक्सेस थोड़ी सी मिल जाएगी तो जो थोड़ा सा उसका स्टिग्मा है वो भी रिमूव हो जाएगा। जैसे बहुत साल पहले शायद लोगों को शर्मिंदगी होगी कि वाई एम आई नॉट टेकिंग केयर अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, कोई भी मसला हो, तो वी वांट टू बी एबल टू ब्रिंग वेलनेस उसी वाले रेल्म में कि भाई अगर दिल का कोई मर्ज़ होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दिमाग का कोई मर्ज़ होता है तो आप योगा, माहिर नफ्सियात किसी के पास जाएं, कॉन्वर्सेशन।
और निदा, ये किसी से बात करना और किसी के पास बैठ के अपने दिल का हाल बताना कितना आपके लिए ज़रूरी है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। लेकिन अभी एक ब्रेक का हमें कहाँ से वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे निदा से, हम बात करते हैं रहमा से। अच्छा रहमा, हमारी सोसाइटी में एक ये भी चीज़ है कि स्पेशली ख़वातीन बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं, घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाती, स्पेशली अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दे पाती। और अभी तक योगा को लेके इतनी अवेयरनेस हमारी ख़वातीन में नहीं आई है कि वो सुबह उठें, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपने लिए 10 से 5 मिनट निकालें, योगा करें, फिर उसके बाद अपनी रूटीन में आ जाएँ। तो ये चीज़ कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बता सकते हैं कि योगा आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी? सो दो आंसर हैं। एक तो ये कि वक्त का जो आपने बात की कि वो मसरूफ़ होती हैं बच्चे और घर के कामों में। दूसरा ये है कि हमारा जिस्म के साथ हमारी औरतों की रिलेशनशिप भी एक बहुत पर्टिकुलर है हमारे माशरे में। शर्म का बहुत एक एस्पेक्ट है, क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में सुबह में फजर के टाइम के ऊपर पार्क्स में योगा हो रहा है, मर्द कर रहे हैं, सही है। और वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और वो पार्क में एक जमा होते हैं, एक कम्युनिटी का एस्पेक्ट होता है, एक दूसरे की तबीयत पूछते हैं और फिर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। मगर औरतों का ऐसा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात है। क्योंकि आप यकीनन आपने भी देखा होगा, हमारे घरों में जब हम देखते हैं औरतों को एज करता हुआ और मर्दों को एज करता हुआ, तो औरतों की ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एजिंग में, वो ज़्यादा बेड रिडन होती हैं, बिकॉज वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। वो एक जनरेशन का एक प्रॉब्लम रहा है। विद नई जनरेशन ये चेंज हो रहा है, मगर फिर भी हमारी जो 40s, 50s, 60s की उम्र की खातून हैं, वो नहीं इतनी एक्सरसाइज करती हैं, उनकी नहीं इतनी रिलेशनशिप है बॉडी के साथ। तो वो तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह सब इनकरेज करते हैं, लोग फिजियोथेरेपी में जाना शुरू कर देते हैं 40s के अंदर, क्योंकि इतनी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बॉडी की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने टाइम जो है, जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, उसी तरीके से आपने अपने लिए भी निकालना है, अपने जिस्म के लिए निकालना है। तो अगर आपके पास 5 मिनट है दिन में, आप 5 मिनट निकाल लें, मगर थोड़ा सा जो है सांस के साथ स्ट्रेच करें, अपने जिस्म को समझें, अपने कोर को समझें, अपने वेट को कैसे कैरी करते हैं वो समझें, जिससे बहुत सारी आपकी फ्यूचर की मसले जो है आपके कम हो सकते हैं। और हड्डियों का साउथ एशिया में ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का इतना बड़ा मसला है, और हड्डियों का मेन ये है कि हड्डियाँ सॉफ्ट इसलिए होती हैं कि उनके ऊपर रेजिस्टेंस, उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है। आप जितना अपनी हड्डियों के ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी सोसाइटी में हमने ये देखा है कि एक स्ट्रेस वाला माहौल है। आफ्टर कोविड चीज़ें अभी तक संभल नहीं पाई। वो आप चाहे फाइनेंशियली तौर पे बात कर लें या आप घर के माहौल के हवाले से बात कर लें, अगेन वही बात है ना कि हमारी सोसाइटी में आज भी यही चीज़ है कि जी घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो एक कमरे में ख़त्म हो जाए, आप किसी से बात ना करें। हम लोगों को किस तरीके से जो है वो इस ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं कि वो अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी के साथ एक आज़ादाना सोच उनकी हो, क्योंकि जो एक आपके सोच में फ्रीडम होनी चाहिए वो अभी तक हमें अपनी सोसाइटी में नज़र नहीं आती है। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ के एक शैडो साइड होता है और एक लाइट साइड होती है। मैं सोचती हूँ कि आपने बात की थी पेंडेमिक और कोविड के बारे में। अब कोविड और पेंडेमिक में जो मुश्किल चीज़ ये हुई थी कि हम अपनी कम्युनिटी से अलग हो गए थे, तो सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे, आइसोलेशन, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिन लोगों को आदत थी दफ्तर जाने की वो दफ्तर नहीं जा पा रहे थे, सारी ज़िंदगी ऑनलाइन हो गई, सब कुछ सुनसान हो गया। तो उससे एक तरीके से हम थोड़ा सा सेपरेट हो गए हमारी कम्युनिटी, और कम्युनिटी हमें मालूम है और इतनी रिसर्च दिखाती है कि इतनी सारी हीलिंग हमारी कम्युनिटी के अंदर होती है। लेकिन उसका जो लाइट साइड है कि उसके दौरान इतने रिसोर्सेज खुल गए कि पता चला कि वो ऑनलाइन कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो चीज़ें पहले शायद लोगों को रियल लाइफ में करनी थी, योगा क्लास, मेडिटेशन क्लास, ये सारी चीज़ें फिर वो फ्री में होने लगी ऑनलाइन। तो एक तरीके से वो एक अपॉर्चुनिटी खुली उन चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए। अब जब हम वापस से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से थोड़ा सा दुनिया में वापस, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस पे ध्यान दें कि हमें कम्युनिटी की ज़रूरत है। ये चीज़ें अकेले करने में बहुत मुश्किल होती हैं। हीलिंग हैपन्स इन कम्युनिटी, तो भले वो ऑनलाइन कम्युनिटी हो, भले वो इन पर्सन कम्युनिटी हो, भले वो फाइनेंशियली के कभी कभार चीज़ें आसान होती हैं कि फ्री में हो रही होती हैं यूट्यूब पे, भले आप कम्युनिटी इन रियल लाइफ। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक कम्युनिटी का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है और बात करना बड़ा ज़रूरी है। नेदा, बेहद शुक्रिया आपका, रहमा आपका भी बेहद शुक्रिया। बांगे तो मसले का हल निकलेगा, जहन में दिमाग में कुछ रखेंगे तो फिर आप मुश्किलात का ही शिकार रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं जी। मौसम कोई भी हो, चाय शौक से पी जाती है। कोयटा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 मुख्तलिफ अक़साम की चाय तैयार की जाती है। मुनफरिद जायकों की चाय कैसे तैयार होती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी ज़ाहिर सी बात है 20 किस्म की जो ये चाय है वो ज़ाहिर एक स्टॉल से तो आपको नहीं मिलेगी, डिफरेंट स्टॉल से इनके बनाए गए हैं। तो ये किस तरह से मैनेज होती है, नूरुल आरफीन अपनी रिपोर्ट में हमें दिखा रहे हैं। चाय दुनिया का मकबूल और पसंदीदा मशरूब। एक कड़क चाय की प्याली न सिर्फ सुस्ती दूर भगाती है बल्कि जहन को तरोताज़ा भी करती है। चाय की महफिलें सजाना कोयटा वालों का पुराना और पसंदीदा मशगला है। गर्मा गर्म कड़क चाय की खुशबू शहरियों को दूर दूर से होटलों की जानिब खींच लाती है, जहां शहरी पसंदीदा मशरूब के मजे लेने के साथ कई कई घंटे दोस्तों यारों के साथ खूब गपशप लगाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है। कड़क चाय हो गई, इलायची चाय हो गई, गुड़ वाली हो गई, बहुत सी इसमें क्वालिटी वाली चाय मिलती है। यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं सर्दी को। कोयटा के सुमुगली रोड पर वाक़या एक होटल में चाय के शौकीन अफराद के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 मुख्तलिफ इक़साम की चाय तैयार की जाती है। कोई कश्मीरी और कलवंजी चाय का दीवाना है तो कोई सब्ज चाय और हॉट चॉकलेट का तलबगार है। दूध पत्ती कड़क चाय तो सबको ही पसंद है। ये कोयटा का बिल्कुल पहला पॉइंट है जहाँ पे हम स्टूडेंट जो है, हम स्टूडेंट तबका जो बाकी जो ऑफिस से लोग छुट्टी हो के आते हैं यहाँ पे चाय एंजॉय करते हैं। यहाँ की बहुत ज़बरदस्त तंदूरी चाय है, गुड़ वाली चाय है और यहाँ की जो बेस्ट चाय है वो जो है ग्रीन टी है, जिनके साथ ये लोग और भी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। होटल मालिक कहते हैं उनका चाय खाना चाय के शौकीन अफराद की जन्नत है। वक्त के साथ साथ जो है एक तब्दीली आती है। इस तब्दीली को देखते हुए हम लोगों ने जहाँ जो है यहाँ पे तकरीबन 4-5 किस्म की चाय जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। मिसाल जो दूध से रिलेटेड है, वैसे हम तकरीबन 20 किस्म की चाय यहाँ पे ऑफ़र करते हैं। मुनफरिद जायकों की महकदार चाय न सिर्फ कोयटा वालों को बहुत पसंद है बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ आकर मज़ेदार चाय की चुस्कियाँ लेकर खुद को ताज़ा दम करते हैं। सर्द मौसम में चाय पीने का अपना ही मज़ा है, लेकिन अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हों तो फिर क्या ही कहने। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। चलें जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और अपने मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करते हैं जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि बहुत सारे यंगस्टर्स के अलावा मैच्योर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको देख के हमें कहना चाहिए कि हम इनसे सीख सकते हैं, वो हमें बेरा रवि का शिकार नज़र आते हैं। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करती है ताकि वो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकें, एक ऐसा मुअज़्ज़िज़ इंसान बन सके जिसकी सब तारीफ़ करें, इज़्ज़त करें। लेकिन आज का जो नौजवान है वो बेरा रवि की तरफ गामज़न है, उसका शिकार है। बेरा रवि ने हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी और काबिल नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, गलत काम ले सकते हैं, गलत लोगों में उठना बैठना ले सकते हैं, किसी भी तरह की बुराई ले सकते हैं। अच्छा, जब जो शख्स बेरा रवि का शिकार है वो बुराई को बुराई नहीं समझता, वो शायद इतना ढीठ हो चुका होता है या उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ होती है, ये वो क्या सोचता है ये उस शख्स को ही पता है। लेकिन हमारा काम है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को एजुकेट करें, उन्हें अवेयर करें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को कितनी तबाह कर देती है। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज जिस तरह से मैंने बात की ना हमारी नौजवान नस्ल, चले वो तो नौजवान नस्ल एक अलग है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मैच्योर लोग हैं, स्पेशली मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आजकल हमने देखा डिवोर्स, खुला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी एक वजह ही होती है जी कि आप शादी के बाद जो है आपके अफेयर चल रहे हैं, शादी के बाद भी जो है आप अपने रिश्ते के साथ वफादारी से नहीं चलते, तो ये भी एक बेरा रवि की ही किस्म में आ जाता है। तो इस तरह के लोगों के दिमाग में क्या होता है? क्या उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता या उन्हें लगता है कि जी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलती रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया महक, आपने एक बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू पे जो है बात शुरू की है
और इस वक्त जो है ये हर घर का मसला है कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की हदों को छू रहे हैं और दूसरी तरफ हम अखलाकी पस्तियों में चलते चले जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है, अगर आप कोई भी बुराई देख लें, जितनी बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया है, मैं समझती हूँ कि ये दीन से दूरी है। क्योंकि चाहे आपके रिश्तों के हवाले से बात हो रही हो, आपके मामलात के हवाले से बात हो रही हो, आपके माशरे के हवाले से बात हो रही हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अगर आप दीन के करीब रहते हुए इनकी एक तरबियत ले लेते हैं तो बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो जन्म लेती ही नहीं है। जैसे आपने रिश्तों की बात की या जैसे आपने मामलात की बात की, तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी खूबसूरती से बता दिया कि वालिदैन की जो है आपने इज़्ज़त करनी है, उनका एहतराम करना है, आपने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, आपने सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, आपने ख़ुद अपनी ज़ात की तरबियत कैसे करनी है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ रहते हुए अच्छी तरीके से तरबियत याफ्ता हों, जो कि दीन ने हमें बता दी है, तो हम कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जा सकते, हम बुराइयों का सोच भी नहीं सकते। तो यकीनन हम दीन को उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जैसे कि हमें कहा गया, जिसकी वजह से तमाम मामला चल रहे हैं। और फिर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम लोगों के ऊपर कोई फ़िक्र फाका होगा, बल्कि मुझे फ़िक्र इस बात की है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर खोल दी जाएगी, यानी तुम्हें दुनियादारी जो है ना बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जो जिस तरह तमाम उम्मतों का कोई ना कोई फितना रहा है, तो आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। तो तुम माल को इकट्ठा करने में या दुनियादारी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे कि तुम दीन को भूलते चले जाओगे। तो हमने अपने आप को ना दुनियादारी में, दुनिया के मामलात में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हम दीन की बुनियादें जिनको कहते हैं उनको भूल गए हैं और उनको इख्तियार नहीं करते ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपने किरदार में, अपने जो रिश्ते हैं उनको देखते हुए भी। तो इस वजह से ये तमाम ख़राबियाँ हो रही हैं। अगर हम दीन के करीब होंगे, अगर हम ये जान लेंगे कि हमें जो एक हमारे नबी का उसवा हसना क्या है और उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, तो कभी भी हम इन मामलात को इस तरह से नहीं देखेंगे जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगेन वही बात कि हमारे दीन ने तो बड़ी खूबसूरती से हमें हर रिश्ते के बारे में बताया, हमें हर चीज़ के बारे में बताया। आई डोंट थिंक सो कहीं कोई कमी बेशी है कि हम ये कहें कि जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हमारा दीन मुकम्मल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका इस तरीके से गलत ट्रैक पर चलना एक अलार्मिंग कंडीशन है। आई थिंक ये वक्त है कि शायद घर में आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने खुद तो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देनी, जाहिर सी बात है। या तो बड़े दे सकते हैं, माँ बाप देख सकते हैं, या दादा दादी देख सकते हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं बच्चों की ग्रूमिंग के मामले में। देखिए, ये एक ट्रायंगल होता है। बच्चा जो है वो एक तरफ उसके वालिदैन होते हैं, एक तरफ उसके असातिज़ा किराम होते हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ कि ये जो दोनों एक हमारे पास मौजूद हैं, एक हम जिसको हम कहते हैं कि हमारी ग्रूमिंग करने के लिए अल्लाह ताला ने इदारे हमें दे दिए हैं, वालिदैन का और एक तरफ असातिज़ा किराम का, दोनों में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हम देख रहे हैं। हमारे जो वालिदैन हैं इस वक्त उनका फोकस सिर्फ ये है कि आप दुनिया में इतनी आला तालीम हासिल कर लें कि दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, आप कोई भी काम करने के काबिल हो सकें। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छा इंसान बनने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर वो एक बच्चे को ये तरबियत दे रहे हैं कि तुम बेहतरीन आला अंग्रेज़ी तालीम हासिल करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे आका ने भी हमें ये कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ आपने तरबियत की बात भी की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की बात की थी तो आपने अदब की बात भी उसके साथ की थी। अगर आपके पास अदब ना हो तो फिर आप दुनिया के कामों को भी अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो मनशियात की तरफ जा रहे हैं, नशे के कामों में पड़े हुए हैं और वो इसको बुरा नहीं समझ रहे हैं। आपस के ताल्लुकात को वो खेल समझते हैं कि अगर एक रिश्ता नाकाम हो गया, यानी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी और तरह के ड्रग एडिक्ट हैं, तो ये एक फैशन के तौर पे इवन यूनिवर्सिटीज में बड़ा जो है चीज़ें देखी जा रही हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये वो तरबियत है जो इब्तदाई 7 सालों में हो जाती है, जिसके लिए हमारे आका ने कहा था कि इब्तदा की जो 7 साल हैं बच्चों को बादशाहों की तरह रखो, यानी उनके साथ वो तमाम काम करके उनको दिखाओ जिनको वो तुमको देखकर सीख सकें। देखिए, तरबियत में कभी भी आप अगर बच्चे को कहेंगे ना कि ऐसे करो और वैसे करो, वो नहीं सीखेंगे। बच्चा हर वो काम सीखेगा जो वो माँ को और बाप को करते हुए देखेगा या अपने उस्ताद को करते हुए देखेगा। इस वक्त जो वालिदैन हैं वो दुनियादारी में, माल और दौलत इकट्ठा करने में दोनों मसरूफ़ हैं, वो पूरी तरह टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो असातिज़ा किराम हैं वो सिर्फ किताब तक महदूद हैं और किताब में भी वो सिर्फ ये कहते हैं कि शायद चंद सूरतें पढ़ लेने से दीन हासिल हो गया। दीन ये नहीं है।
दीन ये है कि आपकी माशरत आपको मुकम्मल सिखाई जाए, अखलाकियात का एक मुकम्मल आपको पैकेज दिया जाए रसूल पाक की सीरत तैयबा के हवाले से, और आपको दिन रात के मामलात आपको किस तरह लेके चलने हैं, ज़िंदगी में हर कदम पर मुश्किल में और खुशी में आपको किस तरह से बिहेव करना है। दीन आपको ये सिखा रहा होता है। झूठ नहीं बोलना है, वादा पूरा करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, आपने बड़ों का अदब करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या बताया है, कुरान का तर्जुमा क्या है, रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, बच्चों को किस तरह टाइम दिया है, बीबी फातिमा की तरबियत किस तरह फरमाई है, जिन्होंने हसनैन करीमैन जैसे शहजादे जो हैं वो आगे दुनिया को दिए। तो जब तक हम वो तमाम चीज़ें बार बार नहीं दोहराएंगे और उनको बताएंगे तो वो कभी भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल आप डॉक्टर साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं, और फिर उसमें वही बात है कि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन देखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।